चुनाव के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश भाजपा ने आज 6 स्थानों से निकाली जन विश्वास यात्राएं। नड्डा अंबेडकर नगर, मुख्यमंत्री मथुरा में, राजनाथ सिंह झांसी और नितिन गडकरी बिजनौर में रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत महोत्सव के तहत काकोरी कांड के शहीदों के परिजनों को आज किया सम्मानित। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज लखनऊ में पॉलीटेक्निक चौराहा से 60 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण हर तीसरे दिन हो रहा है 2 गुना। अब तक 89 देशों में फैल चुका है संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। ये यात्राएं बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से निकाली गईं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम मनोहर लोहिया की जन्मस्थली अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये जन विश्वास यात्रा 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभा से निकलेगी और करीब 4 करोड़ नागरिकों के साथ सीधा संवाद करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों की जनसभाओं में जो भीड़ होती है वो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलनों के समान होती है। सारे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा ये 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभाओं में होकर लगभग 4 करोड़ नागरिकों के साथ सीधा संपर्क करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी। इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से योगी जी के राज में 4 साल में 3 नई मिलें खुली हैं और 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान योगी जी ने गन्नों का किया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी अखिलेश का भी भुगतान किया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आज मथुरा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश के विकास की यात्रा में जन विश्वास में बदलने और जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा प्रारंभ हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार के 5.25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दौरान पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पूर्व में माफिया और अपराधियों द्वारा जो व्यापारी भगाए गए थे वे आज सभी वापस आ गए हैं। आज कोई व्यापारी, कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है, बल्कि पेशेवर अपराधी व माफियाओं का पलायन होता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को मकान मिल जाना, एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, एक गरीब को मुफ्त शौचालय मिल जाना, एक गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वो न किया हो? कौन ऐसा कार्य है? मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास एक गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं था, लेकिन एक गरीब का हक था, मोदी जी ने वो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वो दिया। एक गरीब को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक बेटी को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया, प्रदेश को दिया, देश को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई,
आल्हा उदल की धरती को प्रणाम किया और कहा कि ये वीरों की धरती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मानना है कि राजनीति जनता की आंख में आंखें डालकर करनी चाहिए, उनसे नजरें चुराकर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सपा बसपा से कहना चाहता हूं कि अगर हमारी कोई बात गलत हुई है तो माफी मांगने को तैयार हूं। हम जीतेंगे तो जनता का दिल जीत कर जीतेंगे। नेता जनता को गुमराह करके वोट लेकर चले जाते हैं। उन्होंने जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्वास का संकट कांग्रेस कम्युनिस्टों ने पैदा किया है। हमारा संकल्प है प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारे यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि हमारी बात कोई गलत होगी तो उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करने को तैयार हूं, क्योंकि जनता से अब झूठ बोलकर हम जनता का समर्थन नहीं हासिल करना चाहते। यदि जनता का समर्थन हासिल करना चाहते हैं तो जनता का दिल और दिमाग जीत कर हम उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जो हम लोगों ने कहा वह करके हम लोगों ने दिखाया। लेकिन मैं जानता हूं आजादी हासिल हुए लगभग 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता को बहुत सारे आश्वासन दिए, बहुत सारे वादे किए। आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर लिया होगा उन नेताओं ने, तो शायद आज हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होगा। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया और देश के नेताओं पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता चला गया, टूटता चला गया। नेता आते हैं, नेता बराबर इधर की बातें करके जनता को गुमराह करके उनका समर्थन लेकर चले जाते हैं। नेताओं के प्रति और भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास और संकट, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया है। भारत की राजनीति में पैदा हुई विश्वास के संकट को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जो हम कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। प्राण जाई पर वचन न जाई, यह है हमारा संकल्प। बिजनौर के चांदपुर में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा जिले की सभी तहसीलों से होकर कल मुजफ्फरनगर पहुंचेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी चुनाव के महाभारत की शुरुआत होने वाली है। महाभारत ने हमको एक बात सिखाई है कि हमें सत्य के साथ जाना है या असत्य के साथ, हमें नैतिकता के साथ जाना है या अनैतिकता के साथ। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से है, इसलिए सरकार को चुनने का काम भी जनता को ही करना है। बहनों और भाइयों, जब तक रोड नहीं बनेंगे, पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे तो उद्योग कैसे आएंगे? और उद्योग नहीं आएंगे तो जवान लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? पहली बार योगी जी के नेतृत्व में और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल आपने देखा था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सामने हमारा पावरफुल इंजन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश को, और राज्य सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाकर योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में दूसरा डबल इंजन लगा दो। फिर आप शांति से बैठो, केवल देखते रहो कैसे चमत्कार हो। समाचारों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद।
देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे वीरों ने 1925 में काकोरी में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। लखनऊ में काकोरी घटना के नायकों में राजेंद्र नाथ लाहिरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिरी को 17 दिसंबर को फांसी दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की स्वाधीनता क्रांतिकारियों के बलिदान का परिणाम है। इन क्रांतिकारियों की प्रेरणा से स्वतंत्र भारत के उन्मुक्त वातावरण में देश के विकास, लोक कल्याण के लिए गांव, गरीब, किसान, महिलाएं एवं समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, और इस श्रृंखला में लंबी श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिनका बलिदान का परिणाम है भारत की स्वाधीनता। स्वतंत्र भारत में, इतने उन्मुक्त वातावरण में, भारत के विकास के लिए, भारत के लोक कल्याण के लिए, भारत के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए आज सरकारें कुछ कर पा रही हैं, तो उसके पीछे प्रेरणा है इन महापुरुषों का, इन क्रांतिकारियों का, इन पहले मर मिटने वाले उन बलिदानियों का, जिसकी परिणति आज भारत तेजी के साथ दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का आह्वान किया। यह देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आजादी के 75 वर्ष हम सबको आत्मावलोकन करने का एक अवसर दे रहा है। हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 वर्षों में। अमृत काल है। अमृत काल में देश के हित में कुछ करेंगे तो उन बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और अगर देश के साथ कोई गद्दारी करेगा तो फिर उस अपयश के पाप से जीवन भर लोगों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा। और इसलिए एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प होना चाहिए जो पंचमंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए इस अवसर पर, उसका अंगीकार करने की। यह अमृत महोत्सव ऊर्जा का होना चाहिए, देश की आजादी की ऊर्जा का, क्रांतिकारियों के विचारों का, भारत के कल्याण का, भारत को दुनिया के अंदर एक महाताकत बनाने का। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर सेंट्रल जेल में 19 दिसंबर 1927 को प्रातः 6:30 बजे फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में आज सेंट्रल जेल में श्रद्धांजलि सभा एवं बलिदानी मेले का आयोजन किया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि देश के आजादी के 75 साल को सब लोग जाने, इसकी भव्यता का प्रदर्शन गोरखपुर में भी किया जाएगा। पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कई करोड़ रुपया खर्च करके इस जगह को बहुत ही सुंदरीकरण कर दिया। पंडित जी की जगह है, पंडित जी को यहाँ जेल में रखा गया, पंडित जी को यहाँ फांसी दी गई थी। काकोरी जो एक प्रतिकार था,
एक ज्वाला थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो इतिहास यहाँ पर जीवित हो जाता है। तो महाराज जी को मैं धन्यवाद कि उन्होंने इस जगह को इतना सुंदर बनाया और ये प्रशासन इसका ध्यान दे रहा है। मैं सबको आज यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे से लेके बाबा बच्चे सब आए हैं और आज हमको बड़ी खुशी हो रही है कि पंडित जी के इस जयंती पे हम लोग यहाँ सब एक साथ जुटे हैं। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने आज लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहा से 60 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री ने कहा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा और मथुरा के लिए 1140 बसें खरीदी गई हैं, जिसमें अभी 1007 बसें संचालन के योग्य हैं। आशुतोष टंडन ने कहा कि सरकार नगरीय पब्लिक सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से लगातार प्रयासरत है। आज का कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। आज 60 इलेक्ट्रिक बसों को अभी झंडी दिखा के यहाँ रवाना किया गया लखनऊ महानगर के लिए। ये भारत सरकार की योजना है फेम 2। उसके तहत उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग को 700 इलेक्ट्रिक सिटी बसें प्राप्त हुई हैं और वो विभिन्न महानगरों में अलग अलग संख्या में, बड़े महानगरों में 100 से छोटे महानगरों में 50 और अन्य में 25 की संख्या में ये आरंभ हो रही है और संभवतः दिसंबर माह में ये सभी बसें क्रियाशील हो जाएंगी। लखनऊ में इस योजना के पहले 2 साल से 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और 100 इस योजना में आएंगी, यानी 140, जिसमें 60 आज जो है आरंभ हो गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लखनऊ में उत्तर भारत के पहले मेडिटेक सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर पर चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन तकनीक पर शोध किया जाएगा और स्टार्टअप की मदद की जाएगी। इस संदर्भ में दूरदर्शन ने आईटी राज्य मंत्री से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री राजीव चंद्रशेखर जी। ये स्टार्टअप्स कितने कारगर साबित होंगे स्वास्थ्य सुविधाएं बदलने में बीमारू स्टेट्स जैसे में? देखिए, मैं मानता हूं कि ये इस मेडटेक सेंटर के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो यूपी में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और दूसरा ये जो पोस्ट कोविड के रियलिटी में जो दुनिया में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, उसका सेंटर बने लखनऊ। तो मैं मानता हूँ इसका दोनों उद्देश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी और डिजिटल उत्तर प्रदेश और डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो मैसेज भी है, हमारा उद्देश्य भी है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हम अपने निर्यात को बढ़ाएंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी इस तरह के स्टार्टअप से, और आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, क्योंकि 75 से 80% इक्विपमेंट हम अभी भी विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। जो हमारे इतना हम ड्यूरिंग कोविड हम ये जान चुके हैं कि हमारे डिपेंडेंस इंपोर्ट्स में, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना ज़्यादा है और इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में, इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नए प्रोडक्ट्स, नए जनरेशन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमारे युवाओं में काबिलियत है और इसमें इस कॉन्फिडेंस के साथ हमने इस सेंटर को खोला है। और मैं मानता हूं कि अगले 2-3 साल में यहाँ से जो टेक्नोलॉजी आएगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आएंगे, इससे हमारे देश में इंपोर्ट्स कम होंगे और हमारे देश का जो और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया है ड्यूरिंग कोविड, आत्मनिर्भर भारत का, एक सेल्फ रिलायंट इंडिया का, उसके लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सेंटर। यूपी डिजिटाइजेशन में हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, क्या संभावनाएं आप देखते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का कम होगा डिजिटाइजेशन से? एकदम सही है कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल उत्तर प्रदेश का दोनों का एक बहुत अहम मकसद ये था कि लोगों के लाइफ में, जीवन में बदलाव आए ताकि उनके जो सब्सिडीज़, उनके जो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हैं, पेंशन्स, वो उनके अकाउंट तक पहुँचे बिना करप्शन के, बिना लीकेज के, बिना मिडिलमैन के। और वो जो 2014 से पहले ये लोग कहते थे कि नामुमकिन है, हमारे देश में ये कभी हो ही नहीं सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने कर दिखाया है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम हर गवर्नमेंट के पैसे या स्कीम उन तक डायरेक्टली पहुंचाएंगे बिना करप्शन के, बिना लीकेज के, बिना मिडिलमैन के, और ये कर दिखाया है और किया है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने की अपनी बात दोहराते हुए कहा कि उन्हें अपने आप को सशक्त बनाना है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है, जिससे उनके अधिकारों को कोई छीन न सके। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले चुनावों में अपने अधिकारों की बात करने वालों की पहचान करते हुए उन्हें अपना मत देने की बात कही। उन्होंने वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। ये बात है कि चुनाव के समय आएंगे, नेताओं को मालूम है कि हमसे कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। हमसे किसी ने पूछना नहीं है कि तुमने नल नहीं लगाया, तुमने सड़क नहीं बनाई, तुमने अस्पताल नहीं दिया, तुमने स्कूल नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनका और सपा के अन्य नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग ऐसे अधिकारी कर रहे हैं जो खुद को सत्ता के नजदीक दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। भाजपा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश बौखला गए हैं, कुछ भी अनर्गल बयान देने लगे हैं। अखिलेश यादव का जो बयान है कि मेरे फोन टैप कराए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये एकदम निराधार है। ध्यान आकर्षित करने के लिए, इधर से उधर ध्यान भंग करने के लिए। जब बुलडोजर चलता है माफियाओं पर जो उनके द्वारा पाले पोसे गए, तब वो कहते हैं सरकार कार्रवाई कर रही है, गलत कर रही है। जब रेड होती है कहीं और उसमें अगर कहीं उनके लोगों का नाम आता है तो वो कहते हैं गलत हो रही है। और इसी तरह उन्होंने आज ध्यान भटकाने के लिए कह दिया मेरे फोन टैप हो रहे हैं। जब वो मीडिया में गए हैं तो उनको ये भी आधार बताना चाहिए, उन लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए किस आधार पे उन्होंने ये बयान दिया है। मुझे लगता है लगातार झूठ बोलते बोलते उनको ये समझ में आना बंद हो गया कि वो क्या कह रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण हर तीसरे दिन दोगुना हो रहा है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संगठन ने कहा कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ शहरों के अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमण उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकरण काफी अधिक है। दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि इसका प्रसार रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर प्राथमिकता देना होगा और सामाजिक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।